आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएम स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 3 का 2 नंबर वाले क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। हालांकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 3 नंबर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं वीडियो में नहीं बताया, इस सभी को नोट्स करना है। जितना भी क्वेश्चन मैं आपको सीरीज में बताते जा रहा हूँ, नोट्स करते जाना है। मोबाइल से आप तो समझ लीजिएगा, लेकिन लिखकर आपको नोट्स भी बनाना है और उसको लिखकर रिवीजन भी करना है, तभी आपके एग्जाम में बेटर होगा, नहीं तो फिर आपको याद नहीं होंगे। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन क्या आपका, संहिता किसे कहते हैं? संहिता किसे कहते हैं? यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वैदिक सूक्तों या फिर वैदिक मंत्रों के संग्रह को संहिता कहते हैं। याद रखिएगा, ये वर्ड जरूर इसको डालिएगा, वैदिक सूक्तों या फिर वैदिक मंत्रों के समूह को, संग्रह को ही संहिता कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा नंबर, वर्ण शब्द का क्या अर्थ है? आप लोग जरूर सुने होंगे वर्ण व्यवस्था के बारे में कि वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था को 4 भागों में बांटा गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो यही है वर्ण। तो इसको लिखेंगे कैसे? तो कर्म यानी कार्य के अनुसार, कार्य के आधार पर आर्यों ने समाज को 4 भागों में बांट दिया था। ठीक है, जैसे कि आपका पहला है ब्राह्मण, जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग रहेंगे उसको ब्राह्मण बोला जाएगा। अगर कोई व्यक्ति सैनिक क्षेत्र में कार्यशील होता है, ठीक है, यानी सैन्य व्यवस्था में, या फिर अगर आज की भाषा में बोला जाए तो आर्मी, पुलिस वगैरह कैटेगरी में अगर वो काम करता है, कार्य करता है, तो उसको क्षत्रिय बोला जाएगा। और अगर कोई व्यापार करता है, व्यापारी है, ठीक है, को वैश्य के कैटेगरी में रखा गया है, वर्ण में रखा गया है। और अगर उससे नीचे है, ठीक है, जैसे कि कोई अगर सफाई कर रहा है, तो उस तरीके से जो भी छोटे काम होते हैं अगर वो कोई करेंगे तो उसको शूद्र बोला जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से काम के अनुसार 4 भागों में बांटा गया था, उसी को वर्ण बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, श्रेणी किसे कहा जाता है? तो जिस तरीके से यहाँ पर आंसर लिखा है, प्लीज हुबहू वही आपको कॉपी करना है और लिखना है। उसका उत्तर आपको कम से कम रट के या फिर उसको रिवीजन करके जरूर याद करना होगा, क्योंकि इसका उपाय कुछ नहीं है। जैसे यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन, श्रेणी किसे कहा जाता है? तो शिल्पियों और वर्णिकों के अपने अलग अलग संगठन थे। ठीक है, इन दोनों का एक अपना समूह या फिर संगठन था, उन्हें ही श्रेणियां कहा जाता था। तो आपको ये चीज़ तो याद करना होगा। 4 नंबर क्या आपका, महाभारत महाकाव्य की 2 विशेषताओं को लिखे। महाभारत क्या है? महाकाव्य है, यानी उसमें कविताओं के जैसा वर्णन किया गया है ना। महाभारत अगर जो पढ़े होंगे उनको जरूर पता होगा, अगर नहीं पढ़े हैं तो आप लोग जरूर इसको कहीं भी सर्च करके देख लीजिएगा। महाभारत एक कविता के जैसा है। ठीक है, तो इनके 2 विशेषता क्या है, ध्यान से देखिएगा। महाभारत महाकाव्य में न केवल कौरव और पांडवों के युद्ध का वर्णन है, इसमें उस काल के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर भी प्रकाश डाला गया है। अगर आपको 2 विशेषता लिखना है तो पहला इसमें लिख दीजिएगा, कौरव और पांडवों के युद्ध का वर्णन किया गया है और साथ ही साथ इनके जीवन काल के हर एक पहलुओं पर प्रकाश डाला है। ये दोनों पॉइंट आप लिख दीजिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, धर्मशास्त्रों के अनुसार विवाह संबंधी गोत्र की कौन सी 2 रीतियां थी? तो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिए। धर्मशास्त्रों के अनुसार विवाह संबंधी गोत्र की 2 रीतियां क्या थी? पहला तो ये था कि एक ही गोत्र के पुरुष एवं स्त्री के बीच विवाह वर्जित था। गोत्र कहने का मतलब है, जैसे कि जाति नहीं होता है, जैसे एक जात होता है या फिर एक वर्ण व्यवस्था होता है या फिर एक कुल होता है, तो उसी तरीके से एक गोत्र भी होता था। तो एक ही गोत्र में विवाह करने का नियम नहीं था, वर्जित था। ठीक है, एक ही गोत्र के अगर स्त्री भी हो या फिर पुरुष हो, अगर आज के भाषा में समझे वर्तमान टाइम में, तो एक ही रिश्तेदार में आपको शादी नहीं करना है, अलग अलग थोड़ा सा रिलेशन दूर में जाना चाहिए। उस तरीके से गोत्र वाला नियम होता था, रीति रिवाज का। दूसरा देखिए पॉइंट क्या लिख दीजिएगा, विवाह पश्चात, यानी विवाह होने के बाद स्त्री अपना गोत्र त्याग कर स्वयं पति का गोत्र ग्रहण कर लेती थी। जैसे आज के टाइम में क्या होता है, स्त्री अपना मायके छोड़कर ससुराल में रहती है, उस तरीके से यहाँ भी दूसरा नियम था। बस आपको रिलेट करके बता रहा हूँ ताकि आपको ये सारे पॉइंट समझ में आए। 6 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, पितृसत्तात्मक से आप क्या समझते हैं? तो इस वर्ड में ही इसका उत्तर है, पितृ मतलब पिता। अब पिता से रिलेटेड है, तो यहां पर देख लेते हैं आंसर क्या है। तो इसका अर्थ है, एक व्यक्ति के पिता होने पर उत्तराधिकारी पुत्र को, और पुत्र से पौत्र, और इसी तरह आगे आगे पुरुष पर आधारित वंश परंपरा है। पितृसत्तात्मक का मतलब होता है किसी भी परिवार में जो बड़ा पुरुष है, ठीक है, जैसे पिता है, तो वो उत्तराधिकारी होगा, यानी उस परिवार का मुखिया होगा। उसके बाद उस परिवार का उत्तराधिकारी कौन बनेगा? उसी का पुत्र बनेगा। यानी देखा गया यहाँ पर, ये भी पिता बनेगा, इसका पुत्र, तो ये भी उत्तराधिकारी बना। इसके बाद फिर इसका जो पौत्र होगा, यानी किसका पुत्र? इसका पौत्र, यानी पोता, और इसका बेटा, फिर ये बनेगा उत्तराधिकारी। यानी देखा गया है पुरुषों का प्रधान, यही ना यहाँ पर मीनिंग निकल रहा है, यानी पिता ही यहाँ पर उत्तराधिकारी बनेगा, उसी को पितृसत्तात्मक बोला जाता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, 7 नंबर, मनुस्मृति में चंडालों के लिए किए जाने वाले 2 कर्तव्य बताइए।
चंडाल के बारे में जो भी स्टूडेंट एनसीईआरटी बुक पढ़े होंगे जरूर जानते होंगे। जो शूद्र होते थे उन्हीं को चंडाल बोला गया है, ठीक है। जो सबसे नीचे तबके के वर्ण व्यवस्था वाले जो जाति व्यवस्था थी उन्हीं को चंडाल बोला गया था। तो मनुस्मृति में चंडालों के लिए किए जाने वाले 2 कर्तव्य क्या थे, यानी इनका काम क्या था, मनुस्मृति में ये कर्तव्य के नाम से दिया गया है। तो इनका कर्तव्य था उन्हें गांव से बाहर रहना पड़ता था, बहुत ही दुखद स्थिति है। दूसरा क्या कर्तव्य था, फेंके हुए बर्तनों का इस्तेमाल करना था इनको। मरे हुए लोगों के वस्त्र और लोहे के आभूषण पहनना भी इनका कर्तव्य था, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, गोत्र शब्द का मूल अर्थ क्या है। अभी मैं आपको जस्ट क्वेश्चन बैंक का भी क्वेश्चन करवाऊंगा, उसमें इसका आंसर अच्छे से दिया हुआ है, यहां पर अच्छे से नहीं है, इसको छोड़िए। आगे बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, संस्कृत में रचित 2 भारतीय महाकाव्यों के नाम लिखिए। तो पहला आपका रामायण, दूसरा आपका महाभारत। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। बहुत दुख पहुंचता है कि कम से कम 50 स्टूडेंट भी अगर इस वीडियो को देख लेते हैं और 10 लाइक भी नहीं रहता है, बहुत अफसोस लगता है। महाभारत में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है, तो महाभारत में आदि पर्व के 102वें अध्याय में भीष्म द्वारा 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख है। कम से कम ये चीज़ याद रखिएगा कि 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख है। आगे हम लोग अब क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन बैंक वाले क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या आपका, महाकाव्य से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो वर्ड है महाकाव्य, यहाँ थोड़ा सा टुकड़ा अगर करेंगे, महा को छोड़ देंगे तो ये काव्य है यानी कविता। तो महा मतलब एक लंबी कविता, महा मतलब क्या होता है, बड़ा। तो एक लंबी कविता जिसमें किसी नायक, नायक का मतलब होता है महान व्यक्ति, या फिर राष्ट्र, राष्ट्र मतलब किसी देश के बारे में, उनके जीवन के बारे में, या फिर उनके उपलब्धियों के बारे में, उन्होंने क्या क्या हासिल किया, इन सभी के बारे में अगर कविता के रूप में लिखा हो, वर्णन किया हो, उसी को महाकाव्य कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर महाभारत। याद रखिएगा जब भी आप नोट्स बनाइएगा, जो मैं आपको लैंग्वेज बोल रहा हूँ, जो आपको सुनाई दे रहा है वही आप लिखिएगा सुनकर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर वर्ड थोड़ा सा टफ होता है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा नंबर। ये क्वेश्चन आपको अभी मैंने आपको बताया था कि यहाँ वाला परिभाषा अच्छा है, यानी गोत्र का परिभाषा देखिए। गोत्र प्राचीन मानव समाज द्वारा बनाए गए रीति रिवाज का हिस्सा है जो यह निश्चय करता है या निश्चित करता है कि एक व्यक्ति किसी पूर्वज की संतान है। बस आपको यही चीज़ लिख देना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर। स्त्री धन से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए बाकी स्टूडेंट के माइंड में पता नहीं क्या चल रहा होगा, तो यहाँ पर देखिए इसका उत्तर क्या है, विवाह के समय स्त्री को प्राप्त, जब भी विवाह होता है स्त्री और पुरुष के बीच में होता है, तो स्त्री पुरुष के घर में चली जाती है, यानी इस पुरुष को स्त्री प्राप्त हो जाती है। तो इसी उपहार स्वरूप धन को ही स्त्री धन कहा जाता है। आपको समझ में आ गया होगा। इसीलिए सबसे बड़ा जो धन होता है वह स्त्री धन को ही माना गया है। स्त्री धन के अलावा आपको कोई भी एक्स्ट्रा दहेज या धन नहीं मांगना है। सबसे कीमती धन देखिए यहाँ पर, ये धार्मिक रीति रिवाज में भी लिखा गया है। हम लोग इतिहास में पढ़ रहे हैं ना कि स्त्री धन क्या है, जो विवाह करके स्त्री पुरुष के यहाँ जाती है उपहार के तौर पर, वही आपका स्त्री धन है। और स्त्री धन के अलावा आपको कोई भी धन नहीं मांगना है। यह दहेज से भिन्न है। दहेज में क्या होता है अभी के वर्तमान के टाइम में कि जो पुरुष है वो स्त्री से, स्त्री तो ले ही लेता है, साथ में वो पैसे भी मांगता है, डिमांड करता है बहुत सारे चीज़ों का, तो ये चीज़ गलत है, ठीक है। दहेज से अलग है क्योंकि दहेज वर पक्ष को दिया जाता है। अब यहाँ पर देखिए क्या यहाँ पर व्यवस्था थी, हम लोग अभी के टाइम में वधू से दहेज मांगते हैं, लेकिन वहाँ पर देखिए वर पक्ष को दहेज दिया जाता था। ऐसा कंडीशन अभी लागू करना चाहिए, ठीक है, ताकि जो दहेज व्यवस्था है वो खत्म हो जाए। तो ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। स्त्री धन क्या है, स्त्री धन पर संपूर्ण रूप से स्त्री का अधिकार होता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, 4th नंबर। मनुस्मृति का 2 महत्व लिखिए। क्या 2 महत्व था मनुस्मृति का, वो आपको लिखना है। अगर आप एक्स्ट्रा पढ़े होंगे इनके बारे में तो आप कोई भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं यहाँ पर जो 2 मेंशन है वही चीज़। यह तत्कालीन समाज के नियमों तथा रीति रिवाजों का वर्णन देता है। इसका प्रभाव आज भी समाज में दिखाई देता है। आगे देखिए 5 नंबर। कुल तथा जाति का अर्थ क्या है। इसका उत्तर है संस्कृत ग्रंथों में कुल शब्द का प्रयोग परिवार के लिए है। कुल कहने का मतलब है परिवार से रिलेटेड, ठीक है। कुल का प्रयोग परिवार के लिए है और जाति शब्द का बांधवों के बड़े समूह के लिए होता था, ठीक है। किसके लिए, बांधवों के लिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर। अंतर्विवाह से क्या तात्पर्य है, क्या अर्थ है, किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर आपको कैसे लिखना है, अंतर्विवाह में वैवाहिक संबंध समूह के बीच में ही होता है। अब किस समूह के बीच में, ध्यान से समझिएगा। यह समूह गोत्र या फिर कुल या फिर जाति या फिर एक ही स्थान पर बसने वालों को कहा जा सकता है। कहने का मतलब है अगर एक ही गोत्र में विवाह हो रहा है, ठीक है, स्त्री और पुरुष के बीच में,
या फिर एक ही जाति में हो रहा है, या फिर एक ही स्थान में रह रहे लोगों के बीच में हो रहा है, तो उसको अंतर्विवाह का नाम दिया जाएगा। ठीक है, अंतर्विवाह मतलब अंदर में, तो किन के अंदर में, गोत्र, कुल या फिर जाति। आगे देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, नाट्य शास्त्र के लेखक का नाम लिखिए, तो भरत मुनि। 8 नंबर क्वेश्चन, महाभारत के सबसे चुनौतीपूर्ण प्रसंगों में से एक का उल्लेख कीजिए। तो सबसे महाभारत में जो चुनौतीपूर्ण प्रसंग था, ठीक है, यहाँ पर प्रसंग हो जाएगा, वह ये उसमें उल्लेख किया गया है कि द्रौपदी का जो 5 पांडवों के साथ विवाह हुआ था, यही था। ठीक है, यह बहुपति, बहुपति कहने का मतलब है एक से ज़्यादा पति। ठीक है, द्रौपदी का टोटल 5 पति थे ना, तो वही चीज़ यहाँ पर बोला गया कि यही सबसे चुनौतीपूर्ण प्रासंगिक था महाभारत का। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या आपका, धर्मशास्त्रों के अनुसार ब्राह्मणों के 2 आदर्श व्यवसायों का उल्लेख कीजिए। इसका उत्तर है, धर्मशास्त्रों के अनुसार ब्राह्मणों का 2 आदर्श व्यवसाय क्या था, उनका काम क्या था, बस वेद को पढ़ना और पढ़ाना। ठीक है, और यज्ञ करना और उपहार प्राप्त करना, ये किसका काम था, कर्तव्य था, व्यवसाय था, ब्राह्मणों का। आगे देखिए, अगर ब्राह्मण के अलावा अगर आपसे पूछा जाए क्षत्रियों का, तो वो देश की रक्षा करना, वो सैन्य बल होते थे यानी सैनिक होते थे। और अगर वैश्य के बारे में पूछा जाए तो व्यापार करना, और अगर शूद्र के बारे में बोला जाए तो ये 3 जो वर्ण थे, यानी ब्राह्मण, उसके बाद क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य, ये तीनों की सेवा करना शूद्रों का व्यवसाय था, या फिर बोलो उनको आदर्श बोला जाता है, या फिर उनको काम में बांटा गया था। तो इस तरीके से कुछ भी अगर यहाँ पर रहे तो आप इस तरीके से मेंशन कर सकते हो। लास्ट क्वेश्चन है, पंचवेद की संज्ञा किसे दी गई है, तो यहाँ पर महाभारत है, और आई थिंक हमें लग रहा है कि ये क्वेश्चन मिस्टेक है, फिर भी एक बार देख लीजिएगा और कमेंट में प्लीज़ इसका उत्तर जरूर दीजिएगा। एनसीईआरटी बुक से देखिएगा, गूगल से नहीं सर्च करना है, एनसीईआरटी बुक में देखिएगा, क्योंकि हमें लग रहा है पुराण। ठीक है, 4 वेद तो आप लोगों को पता होगा, लेकिन पंचवेद के रूप में हमें लग रहा है कि पुराण है, लेकिन आप इसका उत्तर जरूर देखिएगा। ठीक है, यहाँ पर महाभारत लिखा है, अगर ये सही है तो कोई दिक्कत नहीं है, गलत है तो आप कमेंट कर दीजिएगा। जो भी नए व्यूअर है प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लास्ट टाइम बचा हुआ है। अगर आप अभी भी ढूंढ रहे हो कि किससे पढ़े किससे ना पढ़े, तो फिर आपका समय बर्बाद होने से कोई भी नहीं रोक सकता है, क्योंकि सब्जेक्टिव सबके बस की बात नहीं है एक्सप्लेन करना अपनी लैंग्वेज में। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।